हेलो बच्चों, वेलकम टू सौम्या मैथ्स क्लासरूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना न्यू ईयर आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो मेरी तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपका जो नया साल है वो बहुत अच्छा जाए। अभी तक आपने जितने भी साल देखे हैं अपनी पूरी ज़िंदगी में उनमें सबसे अच्छा जाए, और बल्कि सभी जितने भी ईयर्स अभी तक आपने जिए हैं अपनी ज़िंदगी में उन सब का कुल मिला के अचीवमेंट क्रॉस कर जाए इस साल में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका क्लासरूम मेनली एक मैथ्स क्लासरूम है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि केवल एक सब्जेक्ट पढ़कर बोर्ड एग्ज़ाम में कभी भी अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते, तो इसलिए मैंने क्या प्लान किया है, लास्ट के 3 महीनों में हम हर सब्जेक्ट पर अच्छे से पकड़ बनाएंगे। तो एक बार देखते हैं हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। इस पे मैंने स्टार्टिंग की है हिंदी से, क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज़रूरी सब्जेक्ट हमारे लिए हिंदी है। अब क्यों ये सबसे ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो यूपी बोर्ड में जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कंपलसरी है हमारे लिए। और एक और चीज़ है कि कुछ सब्जेक्ट ऐसी होती हैं जिनमें नंबर गेन करना इजी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई भी सब्जेक्ट इजी या कठिन है, लेकिन नंबर गेन करना आसान है, इन्हें याद करना आसान है। और क्योंकि कहानियाँ होती हैं इसमें तो हमें क्या है, मनोरंजक भी लगता है, तो इसलिए हमें आसानी होती है इसे पढ़ने में और सीखने में। तो इसीलिए मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया था छोटा सा, जिसमें मैंने बताया था कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि बहुत से लोग ये सोच सकते होंगे कि मैम हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, आप हमें स्टार्टिंग में बोल रही हैं कि सबसे पहले पर्यायवाची, विलोम, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, कहावतें, लोकोक्तियाँ ये क्यों याद कराने को कह रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जितना छोटा क्वेश्चन होता है वो उतने छोटे नंबर में पूछा जाता है, और कम नंबरों में नंबर की कटौती होने की आशंका जो होती है वो कम होती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि एक बार जब कुछ चीज़ें आपको तैयार हो जाती हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा स्टार्टिंग छोटी चीज़ों से की जाती है। एक तो ये आपको मदद करती है आगे की चीज़ें पढ़ने में। जैसे कुछ जब आपको कहावतें पता होंगी तो जो कुछ आपको कहानियाँ या नाटक पढ़ाए जाते हैं उनमें जो वो कहावतें यूज़ होंगी तो आपको उनका अर्थ समझने में आसानी होगी। तो एक तो कुछ हमारी कन्वीनियंस के लिए, और दूसरी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें छोटी छोटी चीज़ें पहले पढ़नी चाहिए, जिससे जब हम जब अपने आप का विश्लेषण करते हैं, जिसे हम आत्म विश्लेषण कहते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है ये सोच के कि कुछ चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं, यानी कि बोर्ड परीक्षा की तरफ हम धीरे धीरे सफल होने की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आज का जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है। मैं थ्रू आउट पूरे सिलेबस को यहाँ पर लिख कर लाई हूँ, और मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि किस पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देकर कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर अचीव किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, आज मैं जो वीडियो लेकर आई हूँ वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है जो सामान्य हिंदी के स्टूडेंट हैं। वैसे मैंने देखिए, आप जानते हैं कि साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, वो आप लोग जानते ही हैं। लेकिन जो बच्चे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ हिंदी, इंग्लिश पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए क्योंकि वो अपनी इन सब्जेक्ट पर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश भी थोड़ी सी कठिन होती है, तो वो हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पे भी ध्यान देते हैं। तो हम देखते हैं कि 4 सब्जेक्ट जो हमारी हैं, क्योंकि हमारे पास कुल 5 सब्जेक्ट होती हैं, तो उनमें 4 सब्जेक्ट पर तो हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है, और हिंदी क्या होती है, नेग्लेक्ट हो जाती है। जबकि अगर देखा जाए तो एक हिंदी भाषी एरिया के बच्चे के लिए हिंदी ही सबसे अच्छी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम सबसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसमें भी आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी चीज़ पढ़ के हम बहुत कम मेहनत में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या है आपको पढ़ना। सबसे पहले एक बुक है आपकी गद्य गरिमा नाम की। देखिए, हमारे टाइम में क्या होता था, अलग अलग बुक्स चलती थी, आपके टाइम में सारी बुक्स एक ही हैं, तो आपको एक ही बुक के हिसाब से पढ़ना है। ये सब उस बुक के सेक्शन है। हमारे टाइम पे क्या होता था, अलग अलग बुक्स चलती थी। पहले आपको पढ़ना है गद्य गरिमा, ठीक है। इसमें गद्य गरिमा में क्या है, कुछ निबंध, हाँ वैसे निबंध ही हैं मेनली, कुछ निबंध, कहानियाँ टाइप के कुछ मिक्स करके आपको कुछ
चैप्टर्स दिए हुए हैं, उन चैप्टर्स की संख्या क्या है? 5 है। ठीक है, गद्य गरिमा पढ़नी है। दूसरे नंबर पे आपको काव्यांजलि पढ़नी है। काव्यांजलि में क्या है? कुछ काव्य है यानी पद्य है। इसमें हम क्या करते हैं, मतलब कुछ आपको दोहे, छंद पढ़ाए जाएंगे, अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो काव्य में आती हैं। ठीक है, इसमें कुल 7 चैप्टर हैं। फिर आता है नंबर कथा भारती का। कथा भारती क्या है? जैसे इंग्लिश में आपकी एक शॉर्ट स्टोरी की बुक होती है, उसी तरीके यहाँ पे कथा भारती है। इसमें कुछ कहानियाँ दी हुई हैं। ठीक है, इनकी संख्या क्या है? 4 है आपके 12th क्लास के सिलेबस में। फिर नंबर आता है नाटक का। नाटक की संख्या आपके में 5 है। ठीक है, फिर नंबर आता है खंड काव्य का, और खंड काव्य की संख्या तो 6 है। लेकिन आप जानते हैं कि खंड काव्य में आपको क्या करना है? आपके ज़िले के हिसाब से आपको तैयार करना होता है। आपको पता है कि पूरे यूपी में 75 ज़िले हैं, तो किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य चलता है ये आपको पता होगा। तो क्योंकि मैं वीडियो सबके लिए बना रही हूँ तो मैं एक एक को नहीं बता सकती, तो आप क्या करेंगे, जो भी खंड काव्य आपके ज़िले में चलता होगा उसे आप तैयार करेंगे। उसके बाद में फिर अनिवार्य संस्कृत। ठीक है, हिंदी में आप जानते हैं कि पीछे कुछ संस्कृत का पोर्शन होता है। क्यों पढ़ा जाता है ये आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हिंदी भाषा है उसकी स्क्रिप्ट यानी उसकी जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, और संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। तो क्योंकि हमने लिपि को संस्कृत की ही लिपि से उठाया है, तो आप जानते हैं कि जो अक्षर होते हैं वो हमारे हिंदी और संस्कृत में सेम होते हैं। कुछ अक्षर संस्कृत में ज़्यादा होते हैं लेकिन हिंदी में उसी से उठाए गए अक्षर होते हैं, और कुछ शब्द भी ऐसे होते हैं जो हमने डायरेक्ट संस्कृत से लिए हैं, जिनको आप तत्सम शब्द कहते हैं, आप जानते हैं। तो जब तक हमें थोड़ी बहुत संस्कृत का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम हिंदी को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमेशा हिंदी में हमें 5th 6th क्लास से ही पीछे अनिवार्य संस्कृत पढ़ाई जाती है। ये वो संस्कृत है जो हिंदी को समझने के लिए अनिवार्य है। ठीक है, फिर उसके बाद में आती है व्याकरण, यानी हर भाषा की एक व्याकरण होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी को आप एक विषय के तौर पे चुन भले रहे हैं, लेकिन ये है क्या? एक भाषा है। हिंदी और इंग्लिश एक भाषा है। तो जब भी आप कोई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो उसकी व्याकरण समझने का होता है, यानी हमें उसे कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, कैसे समझना है, ये हम समझते हैं व्याकरण में। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं, पत्र लेखन, निबंध लेखन, ये सब, तो ये भी व्याकरण के ही पोर्शन है, पर इन पर थोड़ा सा अलग से ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अच्छा पत्र लिख लेते हैं, निबंध लिख लेते हैं, तो निबंध में तो नंबर कटने के फिर भी चांसेस होते हैं, पत्र में ज़्यादा नंबर नहीं कटेंगे। तो इन चीज़ों को पढ़ने से हमारा क्या होगा, पूरी तरीके से हमारा बोर्ड का मटीरियल तैयार हो जाएगा और हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। अब हम देखते हैं एक एक चैप्टर को। आप जानते हैं कि गद्य गरिमा में आपको क्या करना है। भाई हमारे पास जो गद्य गरिमा वाला सेक्शन है उसमें हमें 2 ही चीज़ें पढ़नी है। एक तो इससे हमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय ये सब प्रश्न मिलेंगे, उन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन विस्तृत उत्तरीय में आप ध्यान दीजिए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन खंड काव्य और इन कथा भारती नाटक इनसे पूछ लिए जाते हैं। गद्य गरिमा से उतना ज़्यादा क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय नहीं बनते। तो आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर का रट्टा नहीं मारना, आपको अच्छे से चैप्टर समझ लेना है। जब आप चैप्टर पढ़कर उसे कहानी की तरह समझ लेंगे, तो क्योंकि हम लोग एक हिंदी भाषी क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, तो हम अपने आप उसका उत्तर अच्छे से तैयार कर लेंगे। अब इसमें मेन बात क्या है, 5 चैप्टर हैं आपके। ठीक है, उन 5 चैप्टर में जो सबसे पहला चैप्टर है वो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का लिखा हुआ है। दूसरा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का लिखा हुआ है। शायद मैं यहाँ पर उनके मैंने नाम लिखे थे, आपके चैप्टर्स के जो नाम थे, पर शायद मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन 5 लोगों की हमें जीवनी तैयार करके जाना है। वास्तव में आपको इन 5 लोगों की जीवनी तैयार करनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पेपर में जो आपकी गद्य गरिमा में जो चैप्टर्स हैं उनमें जो राइटर हैं यानी उनके जो रचनाकार हैं उनकी, और साथ में काव्यांजलि में जो आपको काव्य दिया है उनके जो रचनाकार हैं उनकी जीवनी आपको तैयार करके जानी होती है। तो
तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बड़ी कीजिए हमारी कम्युनिटी को। आपका क्लासरूम फ्री में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर हम डिस्कशन कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी आपको वहाँ पर मिल सकता है। तो तब तक के लिए थैंक यू।